हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली क्या 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 इन्होंने प्रणाली अपनाई। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। और इन्हीं का काम था कि हाँ, जैसे जैसे इन्होंने नीति अपनाई, यहीं से भू राजस्व उगाया और भू राजस्व उगा करके यहीं से माल खरीदा और यहाँ से माल खरीद कर उसको ब्रिटेन निर्यात किया और निर्यात में उस माल को प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेस होकर के फिर से उनको दक्षिण एशिया, भारत में जैसे देशों में उससे पार्ट दिया गया। तो ये इनकी एक रणनीति थी। तो बात करते हैं भाई, 1757 के बाद जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता गया और इनके अधीन आते गए जो क्षेत्र थे उनसे इन्होंने राजस्व वसूलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन समग्र ब्रिटिश भारत में जो इनकी भू राजस्व प्रणाली थी वो एक जैसी नहीं थी। क्लासिक है, बाद हम बात करें 1772 तक, तो ये परंपरागत प्रणाली के तहत ही स्थानीय अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली की गई। और 1772 में कौन, वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व की इजारेदारी प्रथा या ठेका सिस्टम बोलते थे इसको, इसको लागू किया वॉरेन हेस्टिंग ने। और इसके तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाला जो भी सब, यानी जो भी एक सीमित क्षेत्र से भू राजस्व सबसे ज्यादा उगा कर देगा उसके लिए बोली लगाई जाती थी। और उसी को लेकर के बोली लगाई जाती थी 5 सालों के लिए। और इसी को इजारेदारी प्रथा कहा गया। और बाद में इसको 1 वर्ष कर दिया गया था कि हाँ, 5 साल तक इनको भू राजस्व वसूल के सबसे ज्यादा जो देगा उसी को ये इजारेदारी प्रथा या ठेका उसको दे दिया जाता था उस क्षेत्र का। आगे बात करें तो 1790-93 के बाद मुख्यतः 3 नीतियां ये ब्रिटिश लोग लेके आए। पहला परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। आगे बात करते हैं, पहला स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। भाई, उगाया किसने? किसान ने। और किसान से यहाँ पे दोहरी तरीके से शोषण हो रहा था किसानों का। पहला, उगाया किसने? किसानों ने। जमींदार को यहाँ पे जमीन का मालिक बना दिया था और जमींदार ने यहाँ से लिया और इसको वापस, इसको किससे देना था? जमींदार को कंपनी को देना था। और कंपनी अपने हिसाब से उसका प्रयोग करती है, सेना बनाने में, दूसरे माल खरीदने में, इस तरीके से। तो स्थायी बंदोबस्त पहले तो ये था, स्थायी परमानेंट सेटलमेंट, कि लाया जाए या नहीं लाया जाए। दूसरा, मालिक जमींदार को बनाया जाए या किसानों को। और इन बातों ने अंग्रेजों के बीच ही एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर दी, जैसे 2 गुट निकल के आए। एक दल का प्रमुख था कौन? जेम्स ग्रांट था, जो जमीन का मालिक कंपनी को बनाना चाहता था। और दूसरे दल में, यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन प्री में पूछ सकता है और यहाँ से भी। दूसरे दल में सर जॉनसोर और कॉर्नवालिस थे। ये जमीन का मालिक जमींदार को बनाना चाहते थे। कॉर्नवालिस ने सर्वप्रथम 1790 में इस व्यवस्था को लागू किया था और फिर 1793 में इसे सॉरी स्थायी बना दिया। स्थायी बंदोबस्त में शामिल कौन कौन से क्षेत्र किए गए थे? तो भाई, ये जो भी ब्रिटिश भूभाग था, जहाँ जब तक इन्होंने कब्जा किया था उसके केवल 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी, परमानेंट सेटलमेंट। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आदि में लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त की विशेषता की हम बात करें तो इस बंदोबस्त में राजस्व की दर को निश्चित कर दिया गया। भाई, जमीन का कॉर्नवालिस था और तो उन्होंने जमींदार को ही जमीन का मालिकाना हक दिया किसानों से लेकर। और इसके तहत जमींदार अपनी जमींदारी को खरीद भी सकते थे, बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे। और ये इसका अनुवांशिक हस्तांतरण भी किया जा सकता था जमींदारों को जो मालिक बनाया गया था। इसमें राजस्व वसूली की हम बात करें तो इस राजस्व वसूली का 10/11 हिस्सा कंपनी को होता था और 1/11 हिस्सा जमींदारों को होता था। लेकिन इस प्रथा में जमींदार को तो मालिक बनाया गया, लेकिन व्यवहार में असली मालिक कौन था? कंपनी। क्योंकि एक सनसेट इन्होंने क्लोज जोड़ा। और सनसेट या सूर्यास्त कानून भी इसको बोलते हैं। इन सनसेट जो क्लोज थी, इसके तहत बोला गया कि निश्चित तिथि तक यदि जमींदार लगवान वसूल करके कंपनी को न दे तो उसकी जमीन को नीलाम भी किया जा सकता था। अब इसका मतलब है, खरीदा बेचा गिरवी और अनुवांशिक हस्तांतरण, और दूसरा कंपनी द्वारा। इस वजह से, इस डर से इनका जरूरत से ज्यादा कहीं ना कहीं शोषण होगा किसानों का। स्थायी बंदोबस्त का भारत पर प्रभाव की बात करें तो लगान की दर ऊंची होने के कारण शोषण 2 स्तर पर हुआ। भाई, जमींदार को तो लगान न देने की स्थिति में बेदखली का अधिकार था।
बहुत से किसानों की ज़मीन छीन ली गई, जिससे वो किसान से मजदूर बन गए। उनसे तरह तरह के उपकर या बेगार भी जमींदारों द्वारा कराए जाते थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि स्थायी बंदोबस्त जो लाए हैं, इस व्यवस्था में जमींदार पूंजी और तकनीक का विकास करेंगे कृषि में, जिससे कृषि अच्छी होगी। लेकिन सनसेट जो क्लॉज इन्होंने जोड़ा था, उसके कारण जमींदारों ने ऐसा नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूला। फसल खराब होने की स्थिति में भी उन्होंने सूदखोरों से ब्याज पर पैसे लिए और उससे लगन पे किया। इससे बात करें तो इससे दूर दूर के जो जमींदार थे उनका भी उद्भव हुआ, जिससे दूसरे क्षेत्रों में सामाजिक तनाव बढ़ा। इस व्यवस्था में कंपनी को जमींदार के रूप में एक शक्तिशाली स्थानीय समर्थक भी मिल गया कि ये एक पुजारी के जैसे हो गए थे अंग्रेजों के। इनको तो फायदा बीच में मीडिएटर के रूप में हो रहा था। तो ये हो गया प्रभाव। अब बात करते हैं हम रैयतवाड़ी की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हम बात करें अभी पीछे, रैयतवाड़ी में जो मुख्य किसान थे, वो किसान ही अपनी फसल उगाते थे और वहीं से किसान से डायरेक्ट अंग्रेज भू राजस्व वसूलते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात करें तो इस व्यवस्था का जो प्रथम प्रयोग था वो अलेक्जेंडर रीड द्वारा 12 महल क्षेत्र में किया गया। लेकिन मद्रास में के गवर्नर जो थे थॉमस मुनरो, ये भी कहीं ना एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, रैयतवाड़ी में अलग एक तरफ दे दिया अलेक्जेंडर और दूसरी तरफ दे दिए क्षेत्र। तो अलेक्जेंडर ने 12 महल क्षेत्र में, मद्रास में थॉमस मुनरो ने वास्तविक प्रयोग किया और मुंबई में एल्फिस्टिन ने इसका प्रयोग किया। इसे लाए जाने के पीछे तो ये भी तर्क दिया जाता है कि यहाँ पर अंग्रेजों ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का प्रयोग किया था। इसकी बात करें विशेषताओं की, तो रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक तो किसानों को बनाया गया तथा सीधे किसानों से ही राजस्व वसूला गया। इसमें किसान भूमि का क्रय विक्रय भी कर सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। इनको यहाँ पे एक किसानों को फायदा हुआ। यह व्यवस्था प्रारंभ में बात करें तो 20 से 30 वर्षों के लिए थी, जब तक किसान लगान देते थे इन और किसानों को अंग्रेज बेदखल नहीं कर सकते थे। इसे में एक और कंपनी को एक घाटा उठाना पड़ा कि जमीन का माप और ये सर्वेक्षण कराना पड़ा, उस पर वित्तीय और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया। दूसरा कि इस व्यवस्था में जो किसानों की उपज का 1/2 यानी आधा 50% भू राजस्व के रूप में अंग्रेजों ने वसूल किया। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी में शामिल क्षेत्र की। तो कुल जो भी ब्रिटिश क्षेत्र था उसका 51% भाग पर यह व्यवस्था थी। बात करें एरिया की तो सिंध, मुंबई, मद्रास, असम और दक्षिण कर्नाटक। रैयतवाड़ी की बात करें तो इसमें भी किसानों का शोषण हुआ। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इसे स्थायी बंदोबस्त से कम शोषण मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसान और कंपनी दो तरीके से शोषण कर रहे थे और यहाँ पे एक ही तरीके से शोषण हो रहा था कंपनी द्वारा। लेकिन यहाँ पे भू राजस्व की दर एक लिमिटेड थी 50%, और वहाँ पे जबरदस्ती उनको बस खाने पीने के लिए ही रहने देते थे जमींदार किसानों के पास अनाज। तो स्थायी बंदोबस्त से कम शोषक मानते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था को विद्वान। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में कंपनी ने दूसरा ये कि नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। इससे जो खाद्यान्न की फसल थी उन पर भी संकट उत्पन्न हुआ। फसल खराब होने की स्थिति में महाजनों से ऋण लिया, इससे ऋण चक्कर में फंसकर वो शोषण के शिकार हुए। आगे बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी में बात किया जाए तो महलवाड़ी में गांव का जो मुखिया होता है या आज के समय में प्रधान, उससे इन्होंने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किए और वही गांव का प्रधान ही पूरे गांव से भू राजस्व वसूल कर कंपनी को देता है। तो हम बात करते हैं, ये भी यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि महलवाड़ी व्यवस्था से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। जैसे हो इसे सर्वप्रथम 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसमें कुछ संशोधन किया, तब इसे संशोधित महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस व्यवस्था में राजस्व का निर्धारण पूरे महल या ग्रामीण समुदाय के साथ किया गया। भू राजस्व वसूली के लिए ग्रामीण मुखिया को जिम्मेदार बनाया। इसके एरिया की बात करें तो ये उत्तरी प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई और इसे 30% भूमि पर, कुल ब्रिटिश भूमि के 30% भूमि पर लागू किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल बेल आइकन को दबाओ कि आपको नए अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसी तरीके से हम अब पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिकों को तोड़ कर। थैंक यू।